तो स्वागत है आप सबका संडे विद सुपर बैटल में। और आज के क्वेश्चन फरहान खान की तरफ से है, तो अब शुरू करता है। इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। अब इन्फिनिटी वॉर का थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल देखने मिला। इसने पावर स्टोन के टच को सह लिया, उसके बाद पावर स्टोन से हुए ब्लास्ट को भी, फिर फ्रीज हो रखी नेड एवेलर रिंग्स को मूव किया, साथ में न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को अपने ऊपर लिया। ये बात अलग है, स्टॉर्मब्रेकर बनाकर खुद को हिल भी कर दिया था, लेकिन ये एक्स कोई भी एरा गेरा नहीं उठा सकता। इसे उठाने के लिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फिर वकांडा की एंट्री में कितने सारे आउटराइडर्स मारे गए थे, ये हम सब ने देख रखा है। इसके बाद कई सारे ड्रॉपशिप्स को बर्बाद किया और थैनोस के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बिम्स को भी कट करके उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बेसिकली इन्फिनिटी वॉर में काफी अच्छा पावर अपग्रेड मिला था थॉर को, लेकिन अब यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बताया है कि हमें किस डूम के वर्जन के साथ थॉर को कंपेयर करना है। इसलिए मैंने 3 वर्जन्स को लिया है, 2 सिनेमैटिक यूनिवर्स के और एक कॉमिक का बेस वर्जन। अब सबसे पहले डूम हमें फैंटास्टिक 4 में देखने मिला था और ये एक जीनियस और मैजिक यूजर था। इसने द थिंग को ट्रिक करके उसकी पावर्स को छीन ली और मिस्टर फैंटास्टिक को भी ऑलमोस्ट फ्रीज करके मार ही दिया था। इवन ये इनविजिबल वुमन के कॉस्मिक अटैक से भी सर्वाइव कर गया। और ह्यूमन टॉर्च का सुपरनोवा भी इनफ नहीं था इसे मारने के लिए। और ये मैजिक यूजर भी था, लेकिन मैजिक के नाम पर ये सिर्फ लो लेवल की लाइटनिंग बोल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब जब थॉर इसके सामने आएगा तब स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। ये डूम द थिंग के इक्वल है फिजिकल स्ट्रेंथ में, लेकिन थॉर हमेशा से द थिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। और थॉर की लाइटनिंग हेला जैसो को अनकॉन्शियस कर सकती है, तो डूम तो आखिर में एक ह्यूमन ही है। इसलिए इस डूम वर्जन को बीट करने के लिए थॉर को किसी वेपन की भी जरूरत नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी है इसे नॉकआउट करने के लिए। और रही बात डूम के लाइटनिंग बोल्ट्स की, तो जो बंदा खुद गॉड ऑफ थंडर है उसे लो लेवल बोल्ट से क्या ही हो जाएगा। इसलिए ये वाला डूम तो बुरी तरीके से मारा जाएगा थॉर के सामने। इसके बाद हमने डूम को देखा था फैंटास्टिक 4 रिबूट में, जो 2015 में आई थी, लेकिन इस बार डूम कोई मैजिक यूजर नहीं था। इसे एक डायमेंशनल एनर्जी की वजह से अपनी सारी पावर्स मिली थी। ये बात अलग है, इस एक्सीडेंट की वजह से इसका सूट इसके बॉडी से चिपक गया था। ये हल्का कैसे होता होगा वो मुझे आज तक पता नहीं चला, बट ये एनर्जी बीम्स प्रोड्यूस करता है, टेलीकिनेसिस भी है, और ये दूसरों के बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करके उन्हें मार सकता था। लेकिन ये एबिलिटीज किसी सुपर ह्यूमन पे काम नहीं करती। बट अगेन इस वर्जन ने फैंटास्टिक 4 के सारे मेंबर को ओवरपावर कर दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं करना जानता था। फैंटास्टिक 4 के सारे मेंबर्स अपने लर्निंग फेज में थे, लेकिन अगर थॉर इसके सामने आ गया तो अगेन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज थॉर ही बेटर देखने मिलेगा। ये वर्जन तो द थिंग से भी ज्यादा वीक था फिजिकली, और साथ में हीट अप वाली एबिलिटी थॉर पे काम नहीं करेगी क्योंकि वो सुपर ह्यूमन है। और डूम की टेलीकिनेसिस इतनी पावरफुल नहीं है कि थॉर के हैमर को रोक पाए। इसलिए अगर थॉर इस पर सिर्फ अपना म्यूनरी पूरी ताकत से फेंक के मार दे तो ये वही मारा जाएगा। ओवरऑल ये वर्जन भी नहीं टिकने वाला थॉर के सामने। अब कॉमिक्स की बात करते हैं, तो कॉमिक्स में 2 बार इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है। वैसे तो 3 बार हो चुकी है, लेकिन हम फिनिक्स किंग थॉर की लड़ाई को ऐड नहीं करने वाले। फर्स्ट फाइट में डूम किसी भी तरह से थॉर का हैमर लिफ्ट करना चाहता था, क्योंकि इसका मैजिक थॉर पे काम नहीं कर रहा था। और अगर डूम थॉर का हैमर उठा लेता तो थॉर इंसान बन जाता, क्योंकि उस टाइम पर कॉमिक्स में ऐसा हुआ था कि थॉर अगर 60 सेकंड से ज्यादा अपने हैमर से दूर रहता है तो इंसान बन जाएगा और अपनी सारी पावर्स को खो देगा। लेकिन थॉर थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके डूम को बीट कर ही देता है। और दूसरी बार डूम रैम्पेज पर होता है, वो एसगार्डियंस को मार के उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी से एक न्यू डिस्ट्रॉयर आर्मर बना देता है, और इस आर्मर से वो थॉर को अच्छा खासा कूट भी देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि थॉर हमेशा से होल्ड बैक कर रहा था और थॉर बिना किसी दिक्कत के डूम को नॉकआउट कर देता है। अब अगर सेम डूम को हम सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपेयर करें तो थॉर की जीतने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि थॉर अपने कॉमिक वर्जन से हेवीली डीपावर्ड हो चुका है। बट डूम का मैजिक कॉमिक लेवल का ही देखने मिलेगा, और अभी थॉर अच्छे से ओडिन फोर्स यूज नहीं कर सकता। इसलिए हो सकता है डूम अपने मैजिक से थॉर को ओवरपावर कर दे। इसलिए अगर थॉर स्टार्टिंग से सीरियस होकर फाइट करता है और डूम को मैजिक यूज करने से पहले मार देता है तो हो सकता है डूम हार जाए। लेकिन अगर डूम ने मैजिक यूज करना शुरू कर दिया तो थॉर हार जाएगा। कॉमिक्स में डूम के मैजिक से वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर, गैलेक्टस और मेफिस्टो भी नहीं बच पाए। तो इन्फिनिटी वॉर का थॉर तो अभी कुछ घंटों पहले अपनी पावर्स को अनलॉक किया है, इसलिए डिपेंड करता है थॉर किस माइंडसेट से फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल वर्सेस डॉक्टर डूम। अब इस टॉपिक को हम कुछ दिनों बाद कवर करेंगे, क्योंकि मैं नल को एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर विलेंस के साथ कंपेयर करने वाला हूँ, जिसमें डॉक्टर डूम भी कवर हो जाएगा। आरएचएम वर्सेस गैलेक्टस, ये दोनों गॉड लेवल कॉस्मिक एंटिटीज है, बस फर्क इतना है कि आरएचएम एक जज है और गैलेक्टस वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर। अब सबसे पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो गैलेक्टस को पहली बार फैंटास्टिक 4 राइज ऑफ द सिल्वर सफर में देखा गया था, जहां हमें गैलेक्टस के नाम पर सिर्फ धूल मिट्टी दिखा दी, बट स्टिल ये गैलेक्टस है। ये कॉस्मिक बीइंग यूनिवर्स में तब से एग्जिस्ट करता है जब से बिग बैंग हुआ था, और साथ में इसने अपनी कॉस्मिक पावर से सिल्वर सफर जैसों को बना, जो एंटायर फैंटास्टिक 4 टीम से ज्यादा पावरफुल था। ये इजीली स्ट्रेंथ वाइज द थिंग को सरपास कर सकता है, इनविजिबल वुमेन की कॉस्मिक बैरियर को ब्रेक कर चुका है, और साथ में ह्यूमन टॉर्च से बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाता है। और ऐसे बंदे का मालिक गैलेक्टस है। इस गैलेक्टस ने सैटर्न के रिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया था, और जब ये प्लैनेट को खाने आया था तब ऐसा कोई नहीं था जो इसे बीट कर पाए। इवन डॉक्टर डूम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। बस ये वर्जन काफी टाइम ले रहा था प्लैनेट डिस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन हम गैलेक्टस को ब्लेम नहीं कर सकते
क्योंकि ये बंदा प्लैनेट की सारी एनर्जीज को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करता है। पर सिल्वर सर्फर ने आगे चलकर गैलेक्टस को बिट्रे कर दिया और प्लैनेट को बचा लिया। बट अगर यहाँ पर सिल्वर सर्फर ना होता तो फैंटास्टिक फोर और डूम कभी इसे नहीं मार पाते। लेकिन अब अगर बात करें आरएचएम की, तो इसे इटर्नल्स में देखा गया था, जहाँ हमें पता चला कि इस सेलेस्टियल को जज माना जाता है। और अगर मल्टी गैलेक्सी में कुछ ऐसा होता है जो सेलेस्टियल के रूल्स के अगेंस्ट है, तो आरएचएम बिना किसी रोक टोक के सामने वाले को पनिश कर सकता है। अब एमसीयू में सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस है, इसलिए इन्होंने पहले डेविएंट्स को बना और वो सब इवोल्व होकर सेलेस्टियल के प्लान के अगेंस्ट जा रहे थे, इसलिए फिर इटर्नल्स को बना दिया। और ये सिर्फ 10 इटर्नल्स नहीं थे, सेलेस्टियल ने गैलेक्सी में कई सारे प्लैनेट्स पर इटर्नल्स को भेजा था, इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि यूनिवर्स में ऐसे हजारों इटर्नल्स देखने मिल जाएंगे। और इन सब का क्रिएटर आरएचएम था, बट इसका मेन काम है कॉस्मिक एक्ट के लिए एक सूटेबल प्लैनेट ढूंढना, ताकि सेलेस्टियल का जन्म हो और वो आगे जाकर कई सारी गैलेक्सीज को बना दे। अब आरएचएम को हमने एक्शन में तो नहीं देखा, लेकिन इसके प्रेजेंस से काफी बड़े स्केल पर शॉकवेव प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद ये अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है। इस साइज में चाहे तो प्लैनेट को पंच मार के बर्बाद कर दे और ये चाहे तो खुद को गैलेक्सी से भी बड़ा बना ले। लेकिन अगर सेलेस्टियल गैलेक्सी को इजीली बना सकते हो तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसलिए हम आरएचएम को मल्टी गैलेक्सी लेवल पर स्केल कर सकता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो दोनों बहुत पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज है, लेकिन फैंटास्टिक फोर का गैलेक्टस काफी स्लो है और इसका तो अभी तक कोई ठीक ठाक फिजिकल शेप भी देखने नहीं मिला। लेकिन आरएचएम चाहे तो खुद को गैलेक्टस से बड़ा बना सकता है, जिसकी वजह से उसे साइज और स्ट्रेंथ का एडवांटेज मिलेगा। और सेलेस्टियल इजीली गैलेक्सी लेवल पर स्केल करता है, जबकि गैलेक्टस एक प्लैनेट को कंज्यूम करने में दुनिया भर का टाइम लगा रहा था। इसलिए प्रॉपर फीड्स और बेटर फिजिकल फॉर्म ना होने की वजह से हमें आरएचएम को ज्यादा सुपीरियर और पावरफुल मानना होगा। लेकिन ये तो थी सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात। कॉमिक्स में गैलेक्टस के पास अच्छे फीट्स है और साथ में एक प्रॉपर शेप भी। कॉमिक्स में गैलेक्टस एक ही बार में 5 प्लैनेट्स को खा चुका है और ये प्लैनेट्स गैलेक्सी के सबसे रिच प्लैनेट्स थे गैलेक्टस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके बाद ये बंदा मेफिस्टो को उसके रियलम में कूट कर आया था, फिर ओडिन से मेंटली और फिजिकली फाइट की, जिसके बाद ओडिन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। इसने स्पेस टाइम को ब्रेक किया है और एक बार तो थॉर को कॉस्मिक पावर से एम्पावर्ड करके उसे कॉस्मिक किंग थॉर भी बना दिया था। गैलेक्टस एक बार टैरेंट नाम के एक ऐसे एनिमी से फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से कई सारी गैलेक्सीज बर्बाद हो गई थी। थैनोस जैसे बीइंग्स गैलेक्टस के सामने भीख मांग चुके, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो गैलेक्टस उसे मार देता। और एक बार तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर ने ऐसा कॉस्मिक बॉम्ब बना दिया था जो 2 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन आरएचएम के पास भी काफी अच्छी फीट्स है, जैसे एसगार्डियन सेलेस्टियल को गॉड मानते हैं। ये बात अलग है कि थॉर खुद आरएचएम से लड़ चुका है, लेकिन थॉर का एक भी अटैक यहाँ पर काम नहीं करता। फिर इस सेलेस्टियल को 3 स्काई फादर के कंबाइंड एनर्जी से भी कुछ नहीं हुआ था और इस टाइम पर स्काई फादर गैलेक्सी लेवल बीइंग्स हुआ करते थे। और आरएचएम भी दूसरे सेलेस्टियल के साथ फाइट कर चुका है, ये बात अलग है वो हार गया था। अब जब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे तब इनकी फाइट काफी बड़े स्केल पर देखने मिलेगी और हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ प्लैनेट्स और गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन आखिर में गैलेक्टस होगा जो विनर बन जाएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्स में सेलेस्टियल क्रिएटर्स होता है और गैलेक्टस एक डिस्ट्रॉयर है। बट टाइम के साथ गैलेक्टस ने बहुत अच्छे फीट्स को अचीव किया है। जैसे जब गैलेक्टस ने कॉस्मिक बॉम्ब बनाया था, तब अगर वो एक्सप्लोड कर जाता तो 2 यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले सारे सेलेस्टियल मारे जाते। और अगर गैलेक्टस कई सारे प्लैनेट्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले तो वो इजीली लोअर मल्टीवर्सल लेवल पर देखने मिल जाता है। ऊपर से गैलेक्टस 4 सेलेस्टियल से फाइट कर चुका है, जिसमें से एक मारा भी गया था, इसलिए इनकी फाइट काफी लंबी चलेगी। लेकिन गैलेक्टस होगा जो आखिर में विनर बनेगा। मार्क-85 वर्सेस थैनोस। अब ये दोनों एंड गेम में ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं, पर काफी सुपर फैंस के हिसाब से मार्क-85 ने अंडर परफॉर्म किया था थैनोस के अगेंस्ट में, जबकि इस टाइम पर उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं थे। बट मार्क-85 बेटर था क्योंकि इसके नैनो पार्टिकल्स बेटर तरीके से सूट को हील करते थे और साथ में इस आर्मर ने इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को भी कंटेन कर लिया था, जबकि मार्क 50 के पास ये वाली एबिलिटी नहीं थी और बाकी सारी एबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम थी मार्क 50 की तरह। अब टोनी स्टार्क ने अपनी सारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके मार्क-85 को बनाया था और ये अब तक का बना सबसे पावरफुल आयरन मैन सूट भी है। लेकिन ये कहीं से भी टॉप लेवल सुपर ह्यूमन जितना पावरफुल नहीं था। ये आर्मर कभी थैनोस और थॉर जैसों को स्ट्रेंथ लेवल में मैच नहीं कर सकता। ना तो मार्क-85 की स्वॉर्ड थैनोस के सामने काम किया और ना ही रिपल्सर्स। और एक मोमेंट पर तो थैनोस मार्क-85 को 2 हिस्सों में चीरने ही वाला था, वो तो थॉर के म्योनियर की वजह से टोनी बच गया। लेकिन एक टाइटन होने की वजह से थैनोस के पास बेटर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखने मिल जाती है। हाँ, अगर मार्क-85 की जगह एंडोसिम आर्मर होता तो शायद टोनी अकेले थैनोस को बीट कर सकता था। लेकिन मार्क-85 अपने आप में काफी पावरफुल है, लेकिन थैनोस जितना नहीं। ओडिन वर्सेस हेला। अब दोनों ने मिलकर 9 रियल्म्स को कॉन्कर किया था, लेकिन जब हेला पूरे यूनिवर्स को रूल करना चाहती थी तब ओडिन ने उसे हेल में ट्रैप कर दिया। लेकिन रैग्नारोक के टाइम तक ये दोनों सबसे पावरफुल एसगार्डियंस हुआ करते थे। ओडिन एक स्काई फादर है जिसने फ्रोज जायंट और डार्क एल्फ जैसों को मार रखा है। वेपन्स में इसके पास स्पेयर गगनीर है जो उरू मेटल से बना है और सेम मेटल से थोर की स्टोन ब्रेकर भी बना था। बट हेला ने अकेले 10,000 वैल्करिस को मार दिया, एसगार्डियन आर्मीज को भी। फिर 9 रियल्म्स को कॉन्कर करते टाइम बिलियंस ऑफ एलियंस को भी मार दिया होगा। इसने अपने वीकेस्ट स्टेट में म्योनियर को तोड़ दिया और इजीली थोर को ओप आउट कर दिया था। लेकिन हेला अपने हेलमेट की वजह से नेक्रोसॉर्ड प्रोड्यूस करती है
जिनका साइज और शेप हेला अपने विल पर चेंज कर सकती है और ये इतने शार्प होते हैं कि ओरो मेटल की प्लेटिंग को भी कट कर दे। लेकिन अगर बात करें कौन ज्यादा पावरफुल है तो वो ओडिन है, क्योंकि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज देखें तो जितना एसगार्डियन ओल्ड होता है उतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और हेला ओडिन की बेटी है, इसलिए नॉर्मल सी बात है ओडिन एज और एसगार्डियन होने की वजह से ज्यादा पावरफुल है। वेपन्स में भी ओडिन सुपेरियर है। हेला की नेक्रोसोर्ड शार्प है और हो सकता है ये एक बार के लिए ओडिन के स्किन को भी कट कर दे। बट ओडिन अपने स्पेयर गंगनीर से ओडिन फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिससे स्काई फादर्स का भी एग्जिस्टेंस मिट जाता है। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ओडिन के पास डार्क मैजिक है। वो चाहे तो हेला को फिर से हेल में ट्रैप कर सकता है या फिर उसे अनवर्दी बनाकर उसकी पावर्स को हमेशा के लिए वैनिश कर देगा। इसलिए ओवरऑल देखें तो हेला फिजिकली और मैजिकली कोई मैच नहीं ओडिन के लिए, और ऑल फादर ओडिन आसानी से विनर बन जाएगा इस फाइट में। एमसीयू हल्क वर्सेस इनक्रेडिबल हल्क। अब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एमसीयू एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें इनक्रेडिबल हल्क एक कैरेक्टर है। तो एमसीयू हल्क और इनक्रेडिबल हल्क एक ही हुए हैं, हम एक ही कैरेक्टर को उसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट वन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये दोनों एक्स सोर्सरर सुप्रीम रह चुके हैं और दोनों एल्ड्रिच मैजिक यूज करते हैं। बस फर्क इतना है कि एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज की टीचर है, इसलिए आज जो कुछ भी स्ट्रेंज को आता है उसमें से ज्यादातर चीजें एंशिएंट वन ने उसे सिखाई है। अब फेट वाइज देखे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के बढ़िया है, क्योंकि हमने कभी एंशिएंट वन को डार्क वर्ल्ड यूजर से फाइट करते हुए नहीं देखा, और मुझे नहीं लगता एंशिएंट वन कभी इन्फिनिटी स्टोन से भी लड़ चुकी है। बट अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एल्ड्रिच मैजिक से स्टोन को बराबरी की टक्कर दे सकता है तो सेम काम एंशिएंट वन भी कर सकती है। इनफैक्ट एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब कर दी थी, इसलिए उसके मैजिक स्पेल ज्यादा पावरफुल होते थे, और एंशिएंट वन की एज भी ज्यादा है, इसलिए उसके पास ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। और क्योंकि ये दोनों मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स रह चुके हैं, इसलिए दोनों तरफ से अच्छी खासी स्पेल बैटल हमें देखने मिल जाएगी। पर एंशिएंट वन के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस और मैजिक की नॉलेज है, और एंशिएंट वन बैटल में स्मार्टली अपने मूव्स को यूज करती है। इनफैक्ट अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एंशिएंट वन होती तो वो कुछ ना कुछ करके स्कारलेट विच के रियलिटी मैनिपुलेशन को काउंटर कर लेती। स्ट्रेंज की तरह इधर उधर नहीं भागती, इसलिए भले स्ट्रेंज के पास बेटर फीट्स है, लेकिन उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो एंशिएंट वन नहीं कर सकती। इसलिए एंशिएंट वन अगर स्ट्रेंज को आउटस्मार्ट कर देती है तो वो इजीली विनर बन जाएगी। लेकिन इसी के साथ आज के संडे सुपर बैटल के क्वेश्चंस ये खत्म होता है। अब आपके पास अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं उन्हें कवर कर सकूं अगले संडे सुपर बैटल में। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।